न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हिम्मत, न हारूंगा हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 के बीच जो घटनाएं घटी थी, इसके बारे में विस्तार से आपको सारी रूपरेखा के बारे में बता दिया था, क्या घटनाएं घटी थी, कब घटी थी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1526 से 1707 के बीच जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा कराऊंगा। 1526 से 1707 के बीच जो काल था उस कालखंड को मुगल काल कहा जाता है, क्योंकि इस बीच में मुगलों ने भारत पर राज किया था। मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को, ये होता है इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है और बाबर के बीच में, जो कि एक अफ़गान का शासक होता है। इसके बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और यहीं से होता है मुगल वंश की स्थापना 1526 में। मुगल वंश 1526 में इसकी स्थापना होती है और चलती है 1707 में मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु तक। वैसे मुगल वंश का अंतिम शासक तो बहादुर शाह जफर होता है, किंतु मुख्य भूमिका जो होती है मुगल वंश की वो होती है औरंगजेब के शासनकाल तक, जिसकी मृत्यु होती है 1707 में। यहीं से मुगल वंश की समाप्ति होती है। अगर पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप लोग बहादुर शाह जफर द्वितीय को मारिएगा। बाबर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 का जो युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें से बाबर की जीत होती है और यहाँ से शुरुआत होता है मुगल वंश। अपने कार्यकाल में बाबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो कि बाबर की महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ थी उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करा देता हूँ। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। ये खानवा का युद्ध जो उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था। पंद्रह सौ 1528 का युद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ये मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा, जो कि अफगानों के विरुद्ध था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे भारत में और चारों में इसकी जीत हुई थी। इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि लगातार इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, यानी कि खाना खाने से पहले लोग पानी पीता है, तो सबसे पहले लोग पानी पीता है, फिर खाना खाता है, फिर खाने के बाद होटल में पैसे देता है, उसी को चंदा कहते हैं। ठीक है, तो चंदा दिया,
उसके बाद चंदा देने के बाद लोग घर जाता है, घर गया मर गया, यानी कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया मर गया। 26, 27, 28, 29, 30 सिंपल ट्रिक सब आ जाएंगे। 1526 का पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी से, खानवा का युद्ध राणा सांगा से, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से, और 29 का घाघरा का युद्ध अपना अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। ये जो मुगल थे वो तैमूर लंग के वंशज थे। अगर पूछेगा कि मुगल वंश किसके वंशज थे तो मुगल तैमूर लंग के वंशज थे। बाबर ने बाबरनामा नाम से एक आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। अगर पूछे कि बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, वो तो तुर्की भाषा थी। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ये बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थे। बाबरनामा का है फारसी में अनुवाद करवाया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खाना ने, और इसका नाम रखा तुझ ए बाबरी, तुझ ए बाबरी। बाबर का जो मकबरा था वो था काबुल में भी और आगरा के आराम बाग में भी। बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, किंतु लोगों का मानना यह था कि बाबर जो है सो काबुल का रहने वाला है, तो क्यों ना इसे वहीं दफनाया जाए। तो फिर इसे इस आगरा से उसको निकाल कर और फिर से ले जाकर काबुल में इसे दफना दिया गया। तो इसका मकबरा दो जगह है, आगरा में भी, आगरा के आराम बाग में भी है और काबुल में भी है। आज भी लोगों का मानना होता है कि जो आदमी जहाँ का होता है मरने के बाद उसे वहीं जलाया या दफनाया जाता है। तो उसी प्रथा के अनुसार बाबर को अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया था, किंतु सबसे पहले उसे आगरा में दफनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि बाबर को भारत में कहाँ दफनाया गया था तो आगरा था, किंतु अगर ऑप्शन में काबुल रहे तो काबुल मारना है। ठीक है। इसके बाद आता है हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 56 तक चलता है। 1530 से 40 के बीच जो घटनाएं घटी थी हुमायूं के साथ, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। 1531 में हुमायूं और शेर शाह के युद्ध बीच देवरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें से शेर शाह की पराजय होती है। एक और युद्ध होता है देवराय, जो कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच होता है। उसके बीच में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है देवरा का युद्ध, जो कि हुमायूं और शेर शाह के बीच होती है। और एक होता है देवराय का युद्ध, जो कि मैं आपको औरंगजेब के टाइम में बताऊंगा। फिर उन्होंने 1539 के में युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है। इसमें शेर शाह जीत जाता है, किंतु वह गद्दी पर बना रहता है। 1540 के कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें शेर शाह हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ता है। वह 1540 में गद्दी छोड़कर भागा और दर दर की ठोकरें खाता है, भागता फिरता है। वह 1540 में भागकर ईरान चला जाता है और ईरान में हमीदा बानो से विवाह करता है। हमीदा बानो 1541 में। फिर यह हुमायूं भागकर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ शरण लेता है और वहीं से हमीदा बानो से एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद, जो कि बाद में चलकर अकबर के नाम से प्रसिद्ध होता है। यानी कि 1542 में अकबर का जन्म होता है
और इसका बचपन का नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद 1542 से फिर वह हुमायूं भागा भागा फिरता है और 1555 में अपने भाइयों की मदद से यह पुनः गद्दी को प्राप्त करता है। 1540 से 55 के बीच जो भारत पर शासन किया था वो था शेर शाह सूरी, यानी कि सूरी साम्राज्य चला था। क्योंकि इस बीच में 1540 से 55 के बीच में हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया था। मैं बता दूं आपको कि फिर 1555 में हुमायूं वापस आता है और अपने भाइयों की मदद से दिल्ली पर कब्जा करता है। इसके भाई होते हैं हिंदाल, कामरान और अस्करी। पूछ देगा कि इनमें से कौन से हुमायूं के भाई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इनके भाई के नाम थे हिंदाल, कामरान और अस्करी। इन भाइयों की मदद से यह वापस दिल्ली पर आक्रमण करता है और गद्दी को प्राप्त करता है। उसमें दिल्ली पर शासन कर रहा होता है शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह को हराकर 1555 के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं वापस गद्दी को प्राप्त करता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पूछता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद आता है, मैं बता दूं आपको 1540 से 55 के बीच में क्या हुआ। 1540 में कन्नौज के युद्ध में, जिसको बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसमें शेर शाह सूरी की जीत होती है और यहाँ से शेर शाह सूरी शासन करता है भारत पर। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक भारत पर राज करता है और शेर शाह सूरी ने बहुत सारे काम निर्माण करवाए थे, जैसे किला ए कोहना का निर्माण करवाया था इन्होंने। किला ए कोहना। इन्होंने बादशाही सड़क का भी निर्माण करवाया था। बादशाही सड़क का निर्माण करवाया था। इस सड़क को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे द लॉन्ग वॉक, सड़क ए आजम, ग्रांड ट्रंक रोड। ये जो सड़क थी वो थी सोनार गांव से पुरुषपुर तक। पेन खत्म हो गया। सोनार जो गांव है यह है बांग्लादेश में। ये कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश में। और ये पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसका वर्तमान में नाम है पेशावर। ये जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जो कि बांग्लादेश से पेशावर तक फैला हुआ था। ये पुरुषपुर है, जिसका नया नाम पेशावर है। ये पेशावर पाकिस्तान में है और सोनारगांव बांग्लादेश में है। इतनी लंबी सड़क थी जिसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। 1545 के कालिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है अपने ही गोले से। इसके जो तोपची होते हैं वो दुश्मन पर गोले दागने के बजाय अपने राजा पर ही गलती से बम गिर जाती है, जिसके कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 के कालिंजर के युद्ध में। 1545 से 1555 तक शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह शासन करता है।
सिकंदर शाह शासन करता है। 1555 में हुमायूं वापस आता है और सिकंदर शाह से उसका युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, जिसमें से सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं दोबारा शासन की बागडोर अपने हाथों में लेता है और 1556 के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है और वहां से शुरू होता है अकबर का काल। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर के बारे में मैं बता दूं कि अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जो हुमायूं थे उस शरणार्थी के रूप में रुके हुए थे। उसी दौरान उसी महल में इसका जन्म हुआ था अकबर का। अकबर के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अकबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी थी वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर ने 1561 में मालवा की लड़ाई लड़ी थी बाज बहादुर के साथ। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1573 में इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की और इस खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप से। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो 1576 का जो यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वास्तविकता में अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, किंतु अगर पूछा जाए तो नॉर्मली अगर ऑप्शन में रहे तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तविकता लड़ाई जो हुई थी वो मान सिंह इनके सेनापति थे अकबर के, उनके बीच और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 1581 में इन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त की। 1586 में कश्मीर को इन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। 1592 में इन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया। 1601 ईस्वी में इन्होंने आसरगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया था अकबर ने। अकबर ने कुछ प्रथाएं चलाई थी। अकबर ने गुलामी प्रथा को समाप्त कर दी थी जो कि सल्तनत काल से ही चला आ रहा था। इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में ही बताया था कि जजिया के बारे में, जो कि सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और महिला और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये पिछला वीडियो में आपको सारी चर्चा करा चुका हूँ। और मैं एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो भी बताता हूँ उसको आप नोट्स बनाते चलें, इससे बातें क्लियर होती जाएगी। मैं पूरी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, आप इसलिए वीडियो में मैं जो भी बोलता हूँ आपको उस चीज़ को पूरा अपने नोट्स में उतारें। इन्होंने दीन या इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में और इन्होंने तुलादान पद्धति को चलाया था। तुलादान पद्धति का मतलब होता है एक राजा तराजू पर एक ओर बैठ जाते थे और दूसरी ओर सोने चांदी रखे जाते थे राजा के तौल के बराबर, और वो सोने चांदी लोगों में दान कर दिए जाते थे। इसी पद्धति को कहते हैं तुलादान पद्धति। अकबर ने कुछ भवन निर्माण करवाए थे, जैसे कि आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला, जोधाबाई महल, इबादत खाना और शीश महल। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे जिनके नाम हैं, ये नवरत्न थे बीरबल जो कि अकबर के दरबार में सलाहकार था, तानसेन जो कि सितार वादक था, टोडरमल जो कि अकबर का वित्त मंत्री था, मान सिंह
जो कि अकबर का सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि कवि था और इन्होंने ही बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था तुझ ए बाबरी। अबुल फजल और फैजी ये दोनों भी कवि थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर अकबरनामा की रचना की थी, अकबरनामा। किंतु इसमें सर्वाधिक योगदान जो था वो अबुल फजल का था। इन दोनों ने मिलकर ही आईने अकबरी की रचना की थी, आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। भगवान दास ये भी उनके दरबार में कवि था और मुल्ला दो प्याजा, जो कि अकबर के दरबार में रसोइया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछता है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अकबर से इतने प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आता है इसका बेटा जहांगीर। जहांगीर का जो काल होता है 1605 से 1627 में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम होता है, सलीम। ये सलीम अकबर जो है सो सलीम चिश्ती नाम के एक व्यक्ति थे, उनके सम्मान में इन्होंने जहांगीर का नाम सलीम रखा था, जो कि बड़ा होकर जहांगीर बने थे। सलीम जो थे वो जोधाबाई के बेटे थे, जोधाबाई के बेटे थे। ये भारमल की पुत्री, राजा भारमल की पुत्री थी, जिन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जहांगीर के समय में चित्रकारी चरम पर थी। जहांगीर के समय जो चित्रकारी थी वो चरम पर थी, क्योंकि जहांगीर चित्रकारी के बारे में इतना अच्छा ज्ञाता था, क्योंकि यह कोई चित्र देखकर बता देता था कि इस चित्र को किस चित्रकारी किसने की है। यह यहाँ तक बता देता है कि अगर किसी चित्र में आंखें कोई और, बाहें कोई और चित्र अगर बनाता है तो जहांगीर बता देता था कि इसकी आंख किसने बनाई और बाहें किसने बनाई। यह उस समय जब राजा चित्रकारी के बारे में इतनी बड़ी ज्ञाता हो तो सोचो उस समय चित्रकारी सचमुच में चित्रकारी चरम पर रही होगी। इसी के समय में दो अंग्रेज भारत में आए थे 1608 में, कैप्टन हॉकिंस और 1615 में थॉमस रो। इन्होंने तुझ ए जहांगीर नाम से आत्मकथा लिखी थी अपनी, तुझ ए जहांगीरी। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था अपने बेटे खुसरो के सहायता करने के लिए। खुसरो जो था वो गद्दी प्राप्त करने के चक्कर में अपने पिता के विरोध ही विद्रोह कर दिया था और जिसकी मदद और उकसाया था गुरु अर्जुन देव ने। इसी के लिए उन्होंने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का जो कार्यकाल होता है 1628 से 1658। शाहजहां के बचपन का नाम होता है खुर्रम। शाहजहां के समय में वास्तुकला, भवन निर्माण कला चरम पर थी। उन्होंने तख्ते ताऊद का निर्माण करवाया था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नगीना मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का जो कार्यकाल होता है 1658 से 1707 में। इन्होंने 1659 में एक युद्ध लड़ा था, देवराय का युद्ध,
जो कि उत्तराधिकार युद्ध था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह इसी का भाई था, इसी का बड़ा भाई था, किंतु औरंगजेब ने गद्दी की चाहत में अपने भाई को मरवा दिया था। दारा शिकोह सबसे इससे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार वही था। इन्होंने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। औरंगजेब को कई उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे जिंदा पीर, जिंदा पीर या शाही दरवेश। इन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा, जिसे काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, काला ताजमहल। अकबर का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। मैंने आप लोगों को जजिया के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूँ पिछला वीडियो में। कहता है कि अगर पूछे अगर सवाल कि जजिया कर को पुनः शुरुआत किसने की थी, तो जजिया कर की पुनः शुरुआत की थी औरंगजेब ने। और एक और प्रश्न बनता है इससे कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो औरंगजेब जो था वो वीणा बजाता था, वीणा। ठीक है, किंतु अगर पूछे कि वीणा संगीत पर रोक किसने लगा दी थी, तो वो औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, जैसे इन्होंने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। झरोखा दर्शन के मतलब ये होता है कि अगर कोई सामूहिक रूप से अगर कोई सभा हो तो उसमें महिलाएं भी पर्दे के पीछे से भाग लेती थी। भले उनका चेहरा नहीं दिखता था, किंतु वो पर्दे के पीछे से अपनी राय दे सकती थी, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। 1607 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद मुगल वंश कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, कई साम्राज्य में विभाजित हो जाता है। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में 1707 से 1857 के बीच जो घटनाएं घटी उसके बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करें, और इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।